तस्वीर भी कई चीजों की ओर संकेत कर रही है कि क्या रेलवे की तरफ से जो पहल की गई है, जो स्कैनर मशीन लगी हुई है, वो बंद क्यों पड़ी है, सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों हो रही है। एयरपोर्ट की तर्ज पर पटना स्टेशन पर स्कैनर मशीन लगाई गई थी, यात्रियों के सामान की जांच की जा रही थी, लेकिन अब वो बंद है और यात्री ऐसे ही जा रहे हैं। हमेशा सुरक्षा के दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा सख्त होगी, कहीं कोई चूक नहीं होगी और इसके मद्देनजर हमेशा कुछ ना कुछ नया किया जाता है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर स्कैनर मशीन भी लगाया गया ताकि जो भी यात्री सामान लेकर आए बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ जांच होने के बाद ही उन्हें स्टेशन पर एंट्री दी जाए और ये व्यवस्था शुरू भी हुई थी। जितने भी यात्री आ रहे थे उनके बैग की स्कैन करने के बाद ही उन्हें पटना स्टेशन पर एंट्री दी जा रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये पूरी तरीके से यहाँ जो व्यवस्था है वो बंद नजर आ रही है और आज देख सकते हैं कि बिल्कुल जो यात्री आ रहे हैं वो अपने लगेज को लेकर ऐसे ही स्टेशन पर जा रहे हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई पूछताछ नहीं और स्कैनर मशीन बंद यहाँ नजर आ रही है। यानी एक बार फिर से पहले वाली जो व्यवस्था है वो पटना स्टेशन पर नजर आ रही है। यानी ये स्कैनर मशीन जिस उद्देश्य से लगाया गया था वो उद्देश्य फिलहाल पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये स्कैनर मशीन यहाँ लगाया गया था ताकि जो यात्री अपने लगेज अपने सामान को लेकर यहाँ आए और उनकी जांच पड़ताल हो और ये जो जितने जो लगेज आपको नजर आ रहे हैं वो लगेज के बाद ही एंट्री मिले। यहाँ पर कुछ जाँच वाच हो रहा है भैया? बैग क्या? नहीं मैम, नहीं, ऐसे एंट्री हो रहा है। ये मशीन ऐसे ही है अभी? कुछ हाँ ऐसे ही मशीन है, कोई जाँच नहीं। यानी मशीन होने के बावजूद भी जो स्कैनर मशीन है किसी का स्कैनर बैग का नहीं किया जा रहा है और ऐसे ही सबको एंट्री दी जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो भले ही यहाँ पर सख्त नजर आ रही है। सर, स्कैनर मशीन बंद है क्या? हाँ बंद है, कुछ आउट ऑफ सर्विस है, खराब हो गया है। मतलब खराब हो गई है। ऐसे ही अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाकर चेक कर रहे हैं? मोबाइल से नहीं, उसको देख रहे थे आपके यहाँ। तो देखिए मशीन जो है वो खराब है और अभी ये बना भी नहीं है और ऐसे ही यहाँ पर जो एंट्री है वो लोगों को दी जा रही है। कैमरामैन मनी जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का कोई वैध प्रमाण नहीं है। अब इस पर सियासी बहस छिड़ गई है कि अगर आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बाकी और डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आखिर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो नागरिकता की बात करेगा। पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर इस समय देश में एक बयान के बाद बड़ा राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम या पक्का प्रमाण नहीं। A passport is not merely a booklet of pages. It is of national identity. विवाद बढ़ता देख विदेश मंत्रालय और बीजेपी ने साफ किया कि सरकार ने कोई नया नियम नहीं बनाया है, बल्कि ये दशकों पुरानी कानूनी स्थिति है। सरकार ने मनमोहन सरकार के समय 2013 के बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल पासपोर्ट होना नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अद्भुत लॉजिक है। पासपोर्ट तो भारत के नागरिकों को ही मिलता है। चीन के नागरिकों को भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? श्रीलंका के नागरिकों को क्या भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So ME has to tell us what is valid, what is not valid. क्योंकि देश में इस समय मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और नागरिकता सत्यापन को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। इसी बीच आए विदेश मंत्रालय के इस तकनीकी बयान ने एक बड़ा राजनीति मुद्दा रूप ले लिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक पूर्वी चंपारण से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर इस सुगौली प्राथमिक अस्पताल का हाल बदहाल नजर आ रहा है। तस्वीर देखकर हर कोई यही कह रहा है कि
भगवान एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है। दावा है कि अस्पताल में टूटी हुई हड्डी के इलाज के लिए जरूरी स्प्लिंट या ऑर्थोपेडिक सामग्री तक उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में डॉक्टरों ने मरीज के पैर को बेकार पड़े कार्टन के सहारे बांधकर प्राथमिक उपचार किया। कार्टन के सहारे टूटे पैर को बांधा गया, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इससे समझ सकते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल में किस तरीके से हाईटेक इलाज किया जा रहा है। सोचिए, इतना सस्ता इलाज दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगा। इलाज के तरीके पर लोग माथा पीट रहे हैं, फिर भी डॉक्टरों का दावा है कि मरीज को तत्काल राहत देने और हड्डी को स्थिर रखने के उद्देश्य से यह तत्कालिक व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, सवाल भी कई है इस सरकारी अस्पताल को लेकर के, और सवाल यह है कि क्या ऐसी ही व्यवस्था के भरोसे अस्पताल चल रहा है, और सवाल यह है कि अस्पताल में इलाज के सामान्य संसाधन तक क्यों नहीं है, और सवाल यह भी है कि सरकारी अस्पताल में जुगाड़ के भरोसे इलाज आखिर कब तक चलता रहेगा। देखिए, बाहर से बड़ी खबर जहां पर सोनू मोनू के पिता प्रमोद की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपको याद होगा जहां पर पुलिस की तलाशी ली गई थी, तब एंट्री इस घर में दी गई थी। बता दें कि एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रमोद सिंह काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि प्रमोद सिंह अपने घर पर हैं, पुलिस की भारी भरकम टीम मौके पर आ धमकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर बाद में फायरिंग की भी घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें एक बाइक भी जब्त की गई थी। लेकिन प्रमोद सिंह ने 15 से 20 लोगों के साथ मिलकर बाइक को जबरन पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया था, जिसके बाद पुलिस सोनू मोनू के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। तब घर में घुसने से पहले पुलिसकर्मियों को अपनी तलाशी देनी पड़ी थी, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। रांची रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार का एक पत्र और कुछ जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं, और ये तथ्य काफी चौंकाने वाले हैं। त्यागपत्र देने से पहले स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया एक गोपनीय पत्र अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 8 जून को लिखे गए इस 22 बिंदुओं वाले पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर मानसिक उत्पीड़न और लगातार दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। वायरल पत्र में कुछ अहम बिंदुओं को हम दिखा भी रहे हैं। पत्र में उन्होंने दावा किया है कि गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन पर अवैध भुगतान का दबाव बनाया गया और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने शोकॉज, जांच और अन्य प्रक्रियाओं के जरिए लगातार परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। निदेशक के इस्तीफे के बाद राज्य में सियासी तापमान तो हाई है ही, इसके साथ साथ रिम्स निदेशक की एक पुरानी चिट्ठी भी वायरल हो गई है। रिम्स निदेशक ने इस त्यागपत्र से पहले यानी इसी महीने के 8 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी जताई थी। रिम्स निदेशक, तत्कालीन जो रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार थे, उन्होंने करीबन 22 बिंदुओं में अपनी परेशानी बताई थी कि किस तरीके से उनके ज्वाइनिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग उन्हें परेशान कर रहा था। रिम्स निदेशक ने चिट्ठी में यह भी जिक्र किया था कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने को लेकर दबाव बनाना, इसके साथ साथ कई अन्य तरह के मामले उन्होंने जिक्र किए हैं। 22 बिंदुओं का जिक्र करते हुए तत्कालीन रिम्स निदेशक ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। शासी परिषद की बैठक में उन्हें हटाने के प्रस्ताव लाए जा रहे थे। इसके साथ साथ कई अन्य फाइलों पर सिग्नेचर की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों पर भी जब कोई असर नहीं दिखा तो फिर रिम्स के निदेशक ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। अब देखना होगा कि जब इस पूरे प्रकरण पर सियासी बयानबाजी जो है वो तेज है तो किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होती है और रिम्स में अगले निदेशक के तौर पर कौन पदभार संभालते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रभारी के तौर पर, प्रभारी निदेशक के तौर पर डीके सिन्हा ने पद लिया है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार से कब और कौन उस पद पर आएगा ये भी देखने योग्य होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। अब देखिए, इस वायरल पत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया है। अब उसमें नहीं पटने के पीछे कई कारण सामने आए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें स्टे दिया था, जिसके आधार पर डायरेक्टर साहब रिम्स में काम कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सीआईडी की पूछताछ खबरों में हम लोगों ने भी पढ़ा, परंतु कई घोटाले के आरोप लगे थे
कई अनियमितताओं के आरोप लगे थे। सरकार तो सरकारी मशीनरी तो जांच करेगी और मैं समझता हूं उसी की एक कड़ी सीआईडी का पूछताछ, और पूछताछ मुझे लगता है जिस तरह से होती है उस तरह से हुई होगी। रिम्स एक प्रतिष्ठित संस्थान है और वहां जिस तरह से जांच की गई सीआईडी के द्वारा गलत तरीके से नामांकन को लेकर के, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के, और ऐसे में रिम्स निदेशक का इस्तीफा दिया जाना, उनको जांच एजेंसियों के समक्ष स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए था।